परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए सर क्लाइंट सेटिस्फेक्शन और प्रोजेक्ट की टाइम पर देना, डिलीवरी टाइम प्रोजेक्ट का, इसके अलावा आपकी जो है अटेंडेंस कम होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर आपकी जो है प्रेजेंट्स होने चाहिए। ये जरूरी है सर चीजें। हाँ डेफिनेटली, ये जो है इससे आप देख सकते हैं कि आपके जो है वो अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, मुख्तलिफ जो पोजीशंस होती हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज होती हैं, उनका जो कल्चर होता है उसके मुताबिक क्राइटेरियाज जो है उन्हें डिफाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर मैंने ये भी देखा है सर, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ना कई बार ऐसा होता है कि आउटपुट नहीं आ रहा होता किसी चीज का। सर अभी एक कंपनी है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा काम कर रही है ना, तो वो एक जानने वाली की है मेरी, हालांकि वो सिर्फ उस पे जो है ना कोस्टिंग ही करता जा रहा है। अभी तक उसको कुछ आउटपुट नहीं मिला है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना काम हो रहा नहीं है। लेकिन वो जब तक चला रहा है, जब तक जो है उसके डिफरेंट जो है सोर्सेज से पैसे आ रहे हैं, तो वो आगे भी पे कर रहा है। सर एक तो फैक्टर ये है। ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही आपने फरमाया। तो ये कुछ कंट्रोल के क्राइटेरियाज हैं, यानी जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि एम्प्लॉई आपका सेटिस्फाइड हो, टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा ना हो, एब्सेंटेइज्म लोग जो है छुट्टियां ना करते हो, आपका बजट जो है उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना लगती हो, आउटपुट अच्छा आता हो, और सेल्स से रेवेन्यू आपका सेल्स इंप्रूव हो और रेवेन्यू आपका बढ़े। ये वो कुछ कंट्रोल्स के मेजर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसी तरह हम और उसके बेनिफिट्स और इन चीज़ों के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, सबसे पहले पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल, ओरल एंड रिटन। इनके हवाले से जो है वो हमने, यानी अब इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है, इसमें आमतौर पर आप फर्स्ट हैंड नॉलेज जो है वो लेते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो फ़िल्टर्ड नहीं होती है, यानी जो पहले सुनता है और वो अपनी पसंद की इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करता है, और जिसे वो नापसंद करता है उसे निकाल देता है, तो फ़िल्टर आउट, आप डायरेक्ट आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो फ़िल्टर आउट होने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप तमाम एरियाज़ को, आमतौर पर एक्टिविटीज़ को आप कवरेज करते हैं उसकी, उसको देखते हैं। फिर आप इसी में ही जो है वो आपका ड्रॉबैक्स भी है डेफ़िनेटली, जिसमें आप जो है पर्सनल बायसनेस हो सकती है, टाइम आपका ज़्यादा जो है उसमें लग सकता है, और आप जो है ज़्यादा जो है वर्क को कवर करने में आप बहुत सारी चीज़ों को गलत मैनिपुलेट करके या गलत उसमें जो है वो करके आप प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी जो इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। इसी तरह स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट होती है, जिसमें ईज़ी टू विजुअलाइज़ेशन होती है, जिसमें आप नंबर्स की बेस पर आप देख सकते हैं कि आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है वो कैसे जा रही है। आप जो इफ़ेक्ट फॉर शोइंग द रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप का जो इफ़ेक्ट है एक दूसरे नंबर्स के साथ, उसको आप देख सकते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि ये बिल्कुल नंबर्स की शक्ल में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, यानी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स को इम्प्रूव कर देता है, यानी आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं या आपके जो इंटरव्यूज़ हैं उसको ये इग्नोर करता है, इस वजह से ये इसका दूसरा मसला है। ओरल रिपोर्ट जो होती है उसके अंदर आम तौर पर आपको बेनिफिट ये है कि आप बड़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों फीडबैक्स को जो है लेते हैं इसके अंदर। और इसके नुकसानात जो है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास फ़िल्टर होकर आती है। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, बस आप वर्बली आपके पास चीज़ें होती हैं, उन्हें आप देख रहे होते हैं। आप जो है रिपोर्ट राइटिंग 4th इम्पोर्टेंट एरिया है, जिसके अंदर जो है वो कम्प्रिहेंसिव, फॉर्मल और ईज़ी टू फ़िल्टर रिट्राइव। तो ये जो है आम तौर पर जो है वो कर रहे होते हैं। तो हम जो है रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू जब हम जाते हैं तो उसमें
आपके पास फ़ायदा ये है कि कम्प्रिहेंसिव होता है, फॉर्मल रिटर्न में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, ईज़ी टू फाइल एंड रिट्राइव, हम आसानी के साथ उसे फाइल में लगा सकते हैं, उसे रिट्राइव भी कर सकते हैं। नुकसान इसका ये है कि टेक मोर टाइम टू प्रिपेयर, इसके लिए आपको इनिशियल प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम जो है वो दरकार होता है, ज़्यादा टाइम जो है वो चाहिए होता है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो मेजरमेंट के हवाले से हमने वन बाय वन करके इसको डिस्कस किया। देन कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स, तो आपके जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होते हैं उनको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ वेरिएशन बिटवीन एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड, यानी आप क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड आपने शुरू में जॉब शुरू होने से पहले जो सेट किए थे और एक्चुअल में जब आप जो आपकी परफॉर्मेंस है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने अपना काम को कंप्लीट किया है या उससे बेहतर काम किया है या उससे लो काम किया है। एवरेज परफॉर्मेंस है, अबव एवरेज परफॉर्मेंस है, पुअर परफॉर्मेंस है, इन सारी चीज़ों को देखकर आप देख सकते हैं। रेंज ऑफ वेरिएशन, द एक्सेप्टेबल पैरामीटर ऑफ वेरिएंस बिटवीन एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड, यानी कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप के लिए एक्सेप्टेबल होते हैं। फर्स्ट करो कि पुअर जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, एवरेज जो है अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है तो एक्सेप्टेबल है, और अगर अबव एवरेज है, ये गुड है, या एक्सीलेंट है, तो वो और बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे कम जो है वो परफॉर्मेंस जो है आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं और फिर रेंजेस बनाते हैं कि आप के एम्प्लॉइज जो है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जैसा कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, अबव एवरेज, एवरेज एंड पुअर। ये एक्सेप्टेबल रेंज यहाँ पे दिखाई गई है कि ये एक्सेप्टेबल लोअर लिमिट है, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो बनाए गए हैं। उन स्टैंडर्ड्स में एक एक्सेप्टेबल अपर लिमिट है और एक एक्सेप्टेबल लोअर लिमिट है, और इसी के दरमियान में रहते हुए आपने अपनी परफॉर्मेंस शो करनी है, और इसी के साथ साथ ये स्टैंडर्ड्स हैं जो कि दरमियान में चल रहे हैं। तो स्टैंडर्ड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि स्टैंडर्ड को मीट करके चलते हैं, दैट इज एक्सेप्टेबल रेंज, और उससे लोअर लिमिट पर और उससे अपर लिमिट पर भी आप जो है वो चल सकते हैं। और वो उसकी ये जो है लिमिटेशन, यहाँ इस अगर चार्ट में आप देखें तो आपके लिए कुछ लिमिटेशंस है वो डिफाइन की गई है, जिसमें आप पहले तो टाइम है, फिर उसके साथ टाइम प्लस वन, टाइम प्लस टू, यानी T+2, T+3, T+4 और T+5। इस तरह जैसे जैसे आपका टाइम उसके साथ साथ बढ़ता चला जाता है, तो आप जो है उस क्वार्टर को ख़त्म होने के बाद आप अपनी वेरिएशन जो है वो देखते हैं कि आपका जो है किस तरह आपके जो लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। टेकिंग मैनेजरियल एक्शन, जब आप देखते हैं कि कौन सा एम्प्लॉई आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा एम्प्लॉई जो है वो वीक है परफॉर्मेंस में, कौन अपर लिमिट तक पहुंच रहा है स्टैंडर्ड की और कौन लोअर साइड पर जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप करेक्टिव एक्शंस लेते हैं ताकि जो परफॉर्मेंस की डिविएशन है बहुत ज़्यादा उसे करेक्ट किया जा सके और स्टैंडर्ड के क्लोज परफॉर्मेंस को लाया जाए या अबव द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को जो है इनकरेज किया जाए। तभी आप एक अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस ले सकते हैं अपने एम्प्लॉइज से। दिस इज अ मैनेजरियल डिसीजन इन द कंट्रोल प्रोसेस, यानी कंट्रोल प्रोसेस के अंदर आम तौर पर डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के, फिर उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्टैंडर्ड्स आप बनाएं कि ऑब्जेक्टिव कब अचीव होंगे, यानी ये नंबर 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें अचीव होंगी तो हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे। ठीक है जी। और उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी की लिमिट क्या होगी, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि स्टैंडर्ड की अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, उसी के अंदर रहते हुए आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना होता है। तो जब आप स्टैंडर्ड्स बनाते हैं तो स्टैंडर्ड बनाने के बाद आप जो है उसकी अपर और लोअर लिमिट भी डिफाइन करते हैं
और फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस जो आपकी होती है उसको आप मेजर करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, जो कि ऊपर आपको यहाँ नजर आ रहा है, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड्स को लेते हैं, यहाँ से आप परफॉर्मेंस को एक्चुअल को लेते हैं और इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद आप जो है इधर आते हैं कि इस स्टैंडर्ड बीइंग अटेन, यानी जो स्टैंडर्ड्स जो है वो दिए गए थे, डिफाइन किए गए थे, क्या वो स्टैंडर्ड अटेन हो गए, क्या वो अचीव हुए, स्टैंडर्ड्स उनके मुताबिक वर्किंग हुई या नहीं हुई। अगर यस है तो इसका मतलब ये है कि डू नथिंग, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप फिर दोबारा वापस आएंगे और अगले साल फिर उसी तरह इस प्रोसेस को दोबारा मेजर करेंगे। लेकिन अगर इसका जवाब नो में है, यानी उस स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा, तो फिर आप इज वेरिएंस एक्सेप्टेबल, यानी वो जो आपने एक्सेप्टेबल रेंज डिफाइन की थी, क्या जो वेरिएंस है अपर और लोअर साइड पर, क्या वो एक्सेप्टेबल रेंज में है। अगर तो वो एक्सेप्टेबल रेंज में है तो फिर भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब दोबारा अगले साल में जाएंगे और फिर काम करेंगे। लेकिन अगर नो है तो फिर आप आगे जाएंगे, इस स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल, कि आप ये देखेंगे आपके क्या स्टैंडर्ड जो आपने बनाए थे, क्या वाकई में वो ठीक थे, क्या वो एक्सेप्टेबल थे, या उन स्टैंडर्ड्स में ही एक्चुअल में कोई मसला है कि वो स्टैंडर्ड आपने ऐसे बनाए हैं जो मीट नहीं हो सकते, या बहुत जो है उसकी पहुंच से, इम्प्लाई की पहुंच से ऊपर स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ऊपर के टारगेट दिए हैं, जो कि बहुत मुश्किल से जो है ये हो रहा है। तो ये फिर आप क्या करते हैं जी, आइडेंटिफाई द काज ऑफ वेरिएशन। तो अगर यस है कि स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल है, तो फिर आप मसला देखते हैं कि भाई क्या ऐसा मसला है जिसकी वजह से जो एम्प्लॉई हैं वो अपने स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पा रहे हैं। फिर आप उसकी परफॉर्मेंस को क्रैक करते हैं, एक्शन लेते हैं और परफॉर्मेंस को सही करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, तो फिर आप स्टैंडर्ड को रिवाइज करने के लिए एक्शन लेते हैं। तो फिर आप दोबारा वापस जाते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को देखते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को दोबारा रिव्यू करने की कोशिश करते हैं और फिर इम्प्रूव करते हैं, जो कि रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चाहिए होते हैं, उनके ऊपर आप वर्किंग करते हैं। इस डायग्राम के ऊपर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, और अगर नहीं है तो फिर मैं अगली स्लाइड्स की तरफ मूव करूंगा। ठीक है जी, तो नो इसका सर। मतलब ओके जी, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, यानी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होती है। तो सबसे पहले जी, परफॉर्मेंस क्या होती है, द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी। परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी एक्टिविटी का एंड रिजल्ट होता है, जो भी आप काम कर रहे होते हैं उसका जो एंड रिजल्ट होता है वो परफॉर्मेंस होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो एंड रिजल्ट इज द परफॉर्मेंस, यानी डेफिनेशन। अब आपसे अगर कोई पूछे कि परफॉर्मेंस किसको कहते हैं, या आपकी नज़र में परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या है, तो आपकी नज़र में परफॉर्मेंस की डेफिनेशन क्या है, द एंड रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, यानी जो आप काम करते हैं उसका एंड रिजल्ट जो है, दैट्स कॉल्ड द परफॉर्मेंस। एंड देन व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, दैट इज द accumulated result of all the organization work activity, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हो रहे होते हैं या जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती है उनका जो एंड रिजल्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के की परफॉर्मेंस कहलाता है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस कहलाता है। जो अकोमोलेटेड रिजल्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती है उन सब का अकोमोलेटेड रिजल्ट जो होता है उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के अंदर ही हमारे पास है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो क्या होती है, किसको परफॉर्मेंस कहते हैं, और अब हम ये देख रहे हैं कि भाई इसको मेजर कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस को मेजर करने का तरीकाकार क्या होता है। तो यहाँ पर वैसे सिर्फ दो तरीकेकार बताए गए। पहला तरीका है productivity, the amount of goods or services produced by the inputs needed to generate that the output, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं
वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपने इनपुट दिया है उससे उसका जो आउटपुट जनरेट हो वो बेहतर हो, यानी एफिशिएंसी के लिहाज से और क्वालिटी के लिहाज से जो आप इनपुट उसमें डाल रहे हैं उससे आपका आउटपुट जो है जो जनरेट हो वो बेहतर हो, यानी द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय द इनपुट नीडेड टू जनरेट दैट आउटपुट, यानी जो आप इनपुट देते हैं और जो आपकी सर्विसेज होती हैं, गुड्स और सर्विसेज को डिवाइड कर दें इनपुट के साथ, तो आपके पास जो है वो आउटपुट आएगा, और वो जो आउटपुट है वो आपकी एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन की। तो पहला तो है प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, जिसमें अ मेजर ऑफ हाउ appropriate organizational goals are and how well the goals are being met, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो बनाए गए हैं वो कितना सही और अप्रोप्रिएट हैं जो डेवलप किए गए हैं या डिजाइन किए गए, और फिर उन गोल्स को, ऑन ऑब्जेक्टिव्स को जो है इम्प्रूव करने के लिए, उनकी अचीवमेंट के लिए आपने जो काम किए, जो एक्शंस किए, दैट्स आल्सो इंक्लूड इन दी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, यानी अ मेजर ऑफ हाउ अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर। पहला, यानी आपके जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के जो बनाए गए हैं, जो डिजाइन किए गए हैं, वो कितना अप्रोप्रिएट है। नंबर टू, वो जो गोल है हाउ वेल दोज गोल्स आर बीइंग मेट, और वो गोल्स जो है वो अचीव हुए नहीं हुए, उसके ऊपर जो है ये, तो ये दो चीजें ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए आमतौर पर लोग जो है उसे इस्तेमाल करते हैं। Then we have the next one that's called the types of control, कि कंट्रोल कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें पहली जो टाइप्स है कंट्रोल की वो है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, दैट द कंट्रोल दैट टेक प्लेस बिफोर अ वर्क एक्टिविटी इज डन, यानी ये वो कंट्रोल के प्रोसेस होते हैं या ये फीड्स होते हैं इनिशियल लेवल पे कि अभी आपकी जो वर्क एक्टिविटीज है वो स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले आप उन तमाम चीज़ों को देखते हैं जो कि किसी कंट्रोल करने का पार्ट बनता है, यानी कि आप पहले ये देख सकते हैं कि आपके पास स्टैंडर्ड अवेलेबल है, आप ये देख सकते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के और एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स अवेलेबल है, उनका टास्क, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने की जो प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है। तो ये पहले प्रायर टू द एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप प्लानिंग के अंदर इन सारी चीज़ों में कर रहे होते हैं। कंट्रोलिंग कैसे होगी? फिर है कंकरेंट कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोल दैट टेक प्लेस व्हाइल अ वर्क एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस। तो ये वो दूसरा तरीका कार है जबकि जो वर्क एक्टिविटी हो रही होती है उसके दौरान जो है वो आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है, ना कि काम जब ख़त्म हो जाए तो फिर आप मैनेज करें। तो एक कंक्रीट कंट्रोल है, करंट कंट्रोल, और एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल है। तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है वो पहले, और कंकरेंट कंट्रोल जो है वो ड्यूरिंग द एक्टिविटी जो होता है उससे किया जाता है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए आपने जो है किसी भी कंट्रोल को जो है वो आपने करना होता है। किसी भी वर्क को, किसी काम को, किसी परफॉर्मेंस को आप आमतौर पे कंट्रोल करते हैं। ओके जी, टाइप्स ऑफ कंट्रोल में एन अदर टाइप इज मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड, यानी आप क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं घूमते हुए, लोगों से मिलते हुए, लोगों से डिस्कस करते हुए। दैट इज एन अदर टाइप ऑफ कंट्रोल, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हेन अ मैनेजर इज आउट इन द वर्क एरिया इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द एम्प्लॉइज। डायरेक्टली एम्प्लॉइज से जाकर आप गुफ्तगू करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं। तो दैट इज एन अदर वे टू कंट्रोल the implies. And the fourth type of controlling is the feedback control that take place after work activity is done.
तो जब कोई काम खत्म हो जाए तो उसके बाद जो है आप कंट्रोल की तरफ आते हैं, जिसमें आप फीडबैक देते हैं, जी आपका ये काम आपने कंप्लीट कर लिया है, इस काम में ये गलतियाँ, ये फ्लॉज जो है वो अभी तक बाकी हैं। तो इन फ्लॉज को जो है वो आप नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आप ओवरकम करेंगे, और आपकी जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी उसके अंदर ये मसाइल नहीं होने चाहिए। तो टाइप्स ऑफ कंट्रोल में अब तक हमने 4 टाइप के कंट्रोल पढ़े हैं। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो कि काम शुरू होने से पहले, कंकरेंट कंट्रोल जो कि काम शुरू होने के बाद यानी ड्यूरिंग द वर्क, थर्ड कंट्रोल बाय या मैनेज बाय वॉकिंग अराउंड, और लास्ट जो है वो है फीडबैक कंट्रोल, जिसमें आप कंप्लीट होने के बाद जो है लोगों को फीडबैक देते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर जो है वो एक टाइप्स ऑफ कंट्रोल में दिखाया गया है कि आप इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट आमतौर पर इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले इनपुट है। इनपुट में फीड फॉरवर्ड कंट्रोल आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एंटीसिपेट प्रॉब्लम, जिसके अंदर जब आप इनपुट दे रहे होते हैं तो उसमें आप आमतौर पर जो प्रॉब्लम्स होने वाले होते हैं उनको आप एंटीसिपेट करते हैं कि जी हम जब ये प्रॉब्लम्स जो है वो देखेंगे, जब हम ये काम इम्प्लीमेंट करेंगे या ये ऑब्जेक्टिव इम्प्लीमेंट करेंगे या टारगेट्स इम्प्लीमेंट करेंगे, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमें क्या-क्या मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो आप जो है उनको उन मसाइल को सामने रखते हैं। फिर आप उसको देखने के बाद आप प्रोसेस करते हैं। जब चीज़ों को प्रोसेस करते हैं तो फिर करेक्ट प्रॉब्लम एज़ दे हैपन। तो आप जब एक्टिविटी स्टार्ट होती है तो ड्यूरिंग द एक्टिविटी जो है वो आप काम कर रहे होते हैं, और उस एक्टिविटी के दौरान आम तौर पर जब आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को जो है वो आप एक्शन लेते हैं और ड्यूरिंग द एक्टिविटी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिर आउटपुट जब आ जाता है तो फिर फीडबैक कंट्रोल होता है। इसमें आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया तो करेक्ट प्रॉब्लम आफ्टर द अकर। अब आपका काम जो है, अब आप फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम हो गया। अब आप जब हो गया तो उसके बाद आप फीडबैक दे रहे हैं कि अब आइंदा से ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें ये मसाइल हैं और इस प्रॉब्लम को आप इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज एन अदर वे ऑफ कंट्रोलिंग। तो इनपुट से लेकर आउटपुट तक ड्यूरिंग द प्रोसेस ये तमाम कंट्रोलिंग के प्रोसीजर्स जो है वो अवेलेबल हैं, जो आके आप इस्तेमाल कर सकते सर हैं। जी लेकिन इस फिगर के हिसाब से तो टोटल 3 ही फैक्टर्स उसके अप्लाई हो रहे हैं, जो नहीं, चौथा इसमें ये जो फैक्टर प्रोसेस जो है ना, जो आपने प्रोसेस, भी हमें बताया था। जी जी जी, प्रोसेस जो है ना ये जी वाला, इस सर। प्रोसेस के अंदर अगर आप चाहें तो चौथा भी डाल सकते हैं, जो कि मैनेजमेंट बाय वॉकिंग वाला है, वो भी ड्यूरिंग द एक्टिविटी ही है। जी ये सर। वाला जो है, ये जब एक्टिविटी चल रही होती है तो उसके दरमियान में ही ठीक है सर। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये असल में वो जो है ये जो एक्टिविटी के वैसे तो दरमियान में चीजें ओरिजिनेटेड उसी का तो सर पार्ट। 4 है। जी ठीक है सर। ठीक है, मैं पूछा था, वैसे तो सर 4 ही है ना इस 4 है, फैक्टर्स बिल्कुल जो 4 है। टाइप्स ऑफ कंट्रोल। जी जी जी, ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है 4 है, और उसमें 2 जो है प्रोसेस का पार्ट है, और एक जो है वो इनपुट का और एक आउटपुट। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके जी, अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी फाइनेंशियल कंट्रोल। दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एरिया, जिसके अंदर आप कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, जिसमें आप ट्रेडिशनल कंट्रोल के थ्रू आप क्या करते हैं कि रेशियो एनालिसिस करते हैं, जिसमें लिक्विडिटी रेशियो है, लिवरेज रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, एक्टिविटी रेशियो है। तो ये कुछ फाइनेंशियल एरियाज हैं, ये वैसे आपको समझ में नहीं आएंगे। ये परफॉर्मेंस के कुछ वो है, ये परफॉर्मेंस के कुछ रेशियोज होते हैं, कुछ एक्टिविटी रेशियो होते हैं, कुछ लेवरेज के रेशियो होते हैं। लेवरेज का मतलब है कितना आपने जो है लोगों से लोन लिया है, कितना आपका अपना पैसा है। लिक्विडिटी में ये है कि भाई कितना कैश आपके पास पड़ा हुआ है, ये कितना कैश ऐसे आइटम्स हैं जो कैशेबल है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है
आपके उससे रिलेटेड है, जो कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है ऑर्गेनाइजेशन। देन द बजट एनालिसिस है, जिसमें क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड और डिविएशन इन दोनों को सामने रखकर आप जो है आमतौर पर जो बजट होता है उसको एनालाइज करते हैं। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ये आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि फाइनेंशियल कंट्रोल भी होते हैं। जब कंपनी जो है की परफॉर्मेंस को चेक करनी होती है तो सिर्फ जो है वो सब्जेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं होती, बल्कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी होती है, जिसको हम रेशोज के जरिए एनालाइज करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। ये उसी से रिलेटेड है, उसी को आगे थोड़ा सा मजीद और डिटेल में डिस्कस किया है इन्होंने कि पॉपुलर फाइनेंशियल रेशोज कौन कौन से हैं। पहला जी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी में आप करंट रेशो जो है वो देखते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी है, उसको जो है वो आमतौर पर देखते हैं कि आपके एसेट टोटल कितने हैं और आपको पैसे देने कितने हैं। यानी टोटल आपके पास आपके जो एसेट्स हैं, जिसमें फिक्स एसेट है या करंट एसेट्स हैं, जिसमें कैश है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, और उसके बाद आपने लोगों को पैसा देना कितना है, दैट इज दी लायबिलिटी। ये जो है इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास करंट रेशो आ जाएगा। टेस्ट द ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी टू मीट द शॉर्ट टर्म एब्लिगेशन। ये आमतौर पर शॉर्ट टर्म एब्लिगेशन के लिए होती है, यानी फौरी तौर पर अगर आपको के पास भी क्लेम आ जाए, वो लोग बोलेंगे हमारा पैसा दो निकालो, तो क्या आप वो पैसा वापस कर सकते हैं? या अगर आप वो पैसा वापस नहीं कर सकेंगे तो लोग झगड़ा करेंगे, आपके ऊपर केस कर देंगे जी हमारे पैसे थे, हमें इन्होंने देने थे, तो लेकिन अब ये नहीं दे रहे। इस तरह बैंक करप्सी होती है आमतौर पर लोग जैसे। उसके बाद दूसरा जो है इसी के अंदर एसेट टेस्ट है, जिसके अंदर करंट एसेट, उसमें से इन्वेंट्री को माइनस करते हैं और फिर करंट लायबिलिटीज को आप देखते हैं। तो ये भी एसेट टेस्ट है, ये मजीद एक्यूरेट होता है। टेस्ट लिक्विडिटी मोर एक्यूरेटली व्हेन इन्वेंट्रीज टर्नओवर स्लो और डिफिकल्ट टू सेल। तो जब आपके पास इन्वेंट्री बाज़ दफ़ा नहीं सेल आउट होती है तो आप उसको निकाल देते हैं, और उसके बाद आप एसेट जो है टेस्ट निकालते हैं, जिसमें आप अपनी अहलियत को देखते हैं कि आपके पास जो करंट लायबिलिटी है क्या आप उसे पे कर सकते हैं। आप अपने एसेट्स के थ्रू, जो करंट एसेट्स हैं, आमतौर पर करंट एसेट्स में कैश होता है, या कोई जो है स्टॉक्स होते हैं ऐसे जो फौरी तौर पर आप सेल कर सकते हैं, कोई बॉन्ड्स होते हैं जो फौरी तौर पे आप सेल कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है जो फौरी तौर पर आप विद इन अ मंथ आप सेल करके आप लोगों को पैसे दे रहे हैं। तो ये तो लिक्विडिटी रेशियो है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहा है। देन वी हैव द लेवरेज रेशियो। लेवरेज रेशियो का मतलब है डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी डेट टू एसेट, यानी टोटल डेट, पैसे आपने कितने लोगों को देने हैं, टोटल एसेट्स कितने हैं। टू हायर द रेशियो द मोर लेवरेज द सर ये ऑर्गेनाइजेशन। शेयर्स होते हैं ना जो आप बात कर रहे हैं? नहीं, शेयर्स सर ये नहीं होते हैं। शेयर्स होते हैं ना ये कंपनी में? कौन से वाले? ये शेयर्स मतलब अगर किसी को पैसे निकालने हैं कंपनी से तो वो शेयर्स होते हैं ना? लोगों के पास शेयर्स होते हैं, वो भी एक हो सकता है। लोगों से आपने रॉ मटेरियल उठाया हुआ होता है, उसके पैसे देने हो सकते हैं। लोगों से और कोई मशीनरी उठाई हुई होती है, लोगों से किसी से आपने फिक्स एसेट कोई लिया हुआ होता है, या कोई भी ऐसी चीज हो के आपने विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स आपको पे करने होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं। तो उसमें उसकी हम बात कर रहे थे, लिक्विडिटी में शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे थे। तो ये किसी किस्म का भी हो सकता है, सिर्फ स्टॉक नहीं होते। ठीक है सर। और भी आपको जो पैसे बिजनेस में आपको पता है मुख्तलिफ लायबिलिटीज होती है आपके ऊपर। तो जितना उधार आपको देना है वो सारा लायबिलिटी का पार्ट है, और जितना आपके पास पैसा अवेलेबल है, चाहे वो कैश की शक्ल में या ऐसा पैसा जो कि कैश कन्वर्टेबल है इनटू कैश, फौरी तौर पे आप कैश में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो है। जी सर। अब ये लेवरेज में क्या है, डेट, डेट का मतलब है कितना लोन लिया हुआ है आपने, और एसेट्स का मतलब है कितना एसेट आपके पास अवेलेबल है। तो आप ये इसका रेशो जितना ज्यादा होगा, इतना मतलब ये है कि उतना डेट आपके पास ज्यादा है, यानी आपने उधार के ऊपर काम चल रहा है, आपका एसेट्स आपके कम है, उधार के ऊपर आपकी कंपनी ज्यादा चल रही है। जितनी भी बड़ी कंपनीज होती हैं आमतौर पर वो 60-40 के रेशो से चलती हैं। यानी 60-40 का मतलब है जो लोन होगा 100 रुपए में से 60 रुपए वो लोन लेंगे और 40 रुपए आप अपनी जेब से इन्वेस्ट करेंगे। ये बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, छोटी कंपनियां तो खैर उनका अपना जो है वो ज्यादा पैसा होता है। सर जी, लेकिन इसमें रिस्क भी तो होता है ना कि हो सकता है 50% के प्रॉफिट हो जाए और हो सकता है 50% जो है
कंपनी को नुकसान हो जाए या फिर वो हो जाए? तो बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो आमतौर पर आपको मालूम है ज़्यादातर लॉस में नहीं जाती हैं, और अगर फंस जाएं तो फिर उनके लिए मसला होता है। इसलिए असल में डेट इसलिए वो लेते हैं कि एक तो वो टैक्स से बच जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले वो टैक्सेबल इनकम वहाँ से निकालते हैं, और उसके बाद जो है जो लोन इंटरेस्ट की इनकम है उसको निकालते हैं, और उसके बाद वो टैक्स अदा करते हैं, इसलिए उनके अपने जो पैसे होते हैं वो बच जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं वो लोन पर चल रही होती हैं, अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट आमतौर पर लोग नहीं करते हैं। जो छोटी कंपनियां होती हैं उनके अपने एसेट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें खतरा होता है अभी किसी वक्त भी डूब सकती है, कोई थोड़ा सा भी मसला आ गया तो पे नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उनका एसेट ज़्यादा होते हैं, उनके कैपिटल ज़्यादा होता है, उनका डेट आमतौर पर कम होता है। बड़ी कंपनियों का डेट ज़्यादा होता है, छोटी कंपनियों का कम होता है, और बड़ी कंपनियों को क्योंकि बैंक्स लोन दे भी देते हैं और छोटी कंपनियों को लोन नहीं देते हैं, इस वजह से उनके पास वैसे भी लोन कम कम होता है, उन्हें मिलता नहीं है। तो ये एक और तरीका है कि फ़र्ज़ करो क्या अगर आपकी कंपनी से लोन जो आपने लिया हुआ है, अगर उसकी डेट आ जाती है, तो क्या आप अपने एसेट्स को बेचकर उन लोन को पे कर सकेंगे, जो करंट आपके पास एसेट अवेलेबल है? या कि ऐसा तो नहीं है कि आपके लिए मुसीबत पड़ी रहेगी और आप फँस जाएँगे? टाइम इंटरेस्ट अर्न यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टोटल इंटरेस्ट चार्जेस। तो आप मेजर हाउ मैनी टाइम्स द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मीट इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, यानी जो उन्होंने उधार लिए हुए होते हैं उस उधार को कितना ऑर्गेनाइजेशन में एबिलिटी है कि वो उधार को झुका सकता है, साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा वो रेंट पे जो है इंटरेस्ट पे कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये जो है एन अदर वे टू चेक दी